हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बीन्स के बारे में कि कार्बीन्स क्या होती हैं, कार्बीन्स कितने टाइप की होती है, कार्बीन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है और कौन कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें कार्बीन्स फॉर्म होती है। तो ये सभी टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, कार्बीन क्या होती है? कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के दो तो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हो और एक उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक उसके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन। जिसमें कार्बन कैसा हो, डाइवेलेंट हो, और जिसमें कार्बन के पास टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन। जैसे ये है, इसमें कार्बन के साथ दो ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और एक ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है कार्बन का, यहाँ कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है। यहाँ पे भी कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी जो भी स्पीशीज है जिसमें कार्बन डाइवेलेंट होता हो और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन्स। अब कार्बीन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक तो जो कार्बीन होते हैं ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट होती है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनती है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। ये हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे ये बनती है तुरंत रिएक्शन करके ये किसी दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब जो कार्बीन होती है वो वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। अब कार्बीन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। कार्बीन जो भी होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कार्बीन के अराउंड में एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के अराउंड में? दो तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो ये इलेक्ट्रॉन और दो ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो कार्बीन होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और जो कार्बीन होती है हम किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करती है कार्बीन्स। तो ये हमने देखा कार्बीन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कार्बीन कैसी होती है? डाइवेलेंट होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कार्बीन की। इसके बाद टाइप ऑफ कार्बीन्स की बात करें तो दो टाइप की होती है कार्बीन्स। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। अब सिंगलेट कार्बीन्स क्या होती है? ऐसी कार्बीन्स जिसमें जो ये नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है, अगर ये पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे। हमें पता है कार्बीन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है तो वो सिंगलेट कार्बीन कहलाएगी। अगर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर दो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पेयर का दूसरे ऑर्बिटल में, अगर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर दो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको ट्रिपलेट कार्बीन बोलेंगे। इसके बाद क्या है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगलेट कार्बीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ये CH2 है, इसके ऊपर हम दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह पेयर्ड स्टेट में दिखाते हैं तो ये सिंगलेट कार्बीन होती है। जब कार्बन के ऊपर ये दो, जैसे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब हम दिखाते हैं तो वो ट्रिपलेट कार्बीन होती है। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड स्टेट में दिखाते हैं, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड स्टेट में दिखाते हैं। इसके बाद शेप की बात करें तो जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन होगा ये कैसा होगा? यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस अब कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनता है, दूसरे वाले से ये, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट रहता है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब से ये ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बन कैसी होती है?
इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और शेप कैसी होती है, लीनियर। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है, तो sp हाइब्रिडाइज जब कार्बन होता है तो उसके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच गए, तो उस दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक ये है और एक ये है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो ये इस तरह से लीनियर शेप की होती है और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की ट्रिपलेट कार्बिन में sp होती है। इसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है तो ये डायोमैग्नेटिक होती है, और ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होती है। इसके बाद अब सिंगलेट कार्बिन को सिंगलेट क्यों बोलते हैं, मतलब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड कहाँ से आए हैं, ये वर्ड आए हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है 2s+1। s क्या है, टोटल स्पिन। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी +1/2, दूसरे की होगी -1/2, तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो गई 0, तो 2 × 0 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1, तो इसीलिए इसको सिंगलेट कार्बिन बोला। इसमें क्या हो गया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन की +1/2 स्पिन, दूसरे वाले की भी +1/2, तो टोटल कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 3, तो 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होने की वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये हमने देखा कि इसको ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं, इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो शेप होती है परफेक्टली लीनियर नहीं होती है, बेंट शेप होती है, और इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 136 डिग्री के अराउंड होता है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 108 डिग्री के अराउंड होता है। तो ये हमने यहाँ पे इनकी कार्बिन्स के बारे में देख लिया, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या डिफरेंस होता है वो सब हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कि जो भी कार्बिन्स होती है उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इन जनरल जो हमारी ट्रिपलेट कार्बिन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्बिटल में, तो इनमें रिपल्सन भी कम होगी, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इनमें रिपल्सन होगी, इसलिए सिंगलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रिपलेट कार्बिन ही स्टेबल होगी, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कार्बिन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो क्या वो फैक्टर है अभी हम देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट किया है, ये ट्रिपलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट, तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं कार्बन से, यहाँ भी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रिपलेट वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई सिंगलेट से। अब यहाँ पे ये CF2 है और ये CF2, ये ट्रिपलेट कार्बिन और ये सिंगलेट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपलेट वाले की स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन में हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन, तो इसकी सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर ये होगी, और एक अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल, तो ये फ्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल को दे सकता है, तो इस कार्बिन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी क्योंकि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता है। अगर ये कौन सी है, सिंगलेट है तो, क्योंकि ट्रिपलेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्रिपलेट में फ्लोरीन इस तरीके से होगा और ये ऑर्बिटल्स हमारे इस तरीके से होंगे, तो फ्लोरीन का इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब फ्लोरीन जुड़ जाता है कार्बन से, या कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है कार्बन से जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहाँ पे सिंगलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये सारी सिंगलेट कार्बिन है,
ये वाला सी वाला, ये सारी सिंगलेट है। सिंगलेट है तो इनमें सिंगलेट कार्बीन में मतलब ये सारी सिंगलेट कार्बीन है और इनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किस में होगा? फ्लोरीन में। फिर उसके बाद सबसे कम स्टेबलाइजेशन, फिर थोड़ा कम क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन के पास भी 2p ऑर्बिटल और कार्बन का ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये भी 2p है, फ्लोरीन का भी 2p है, तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा तो ये 3p हो जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, ब्रोमीन में और कम होगी, आयोडीन में और कम, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी CF2 की होगी। अब ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में रेजोनेंस या इस तरह से बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो कार्बन की स्टेबिलिटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंडक्टिव इफेक्ट पे। यहाँ जो फ्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट तो कर नहीं सकता है। अगर ये कार्बन कैसी हुई, अगर ये ट्रिपलेट हुई तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन तो पॉसिबल होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट, जो कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। आयोडीन की का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स की कार्बीन्स कैसे कैसे फॉर्म होता है। तो कार्बीन दो तरीके की रिएक्शंस में मेनली फॉर्म होता है। पहली रिएक्शंस वो होती हैं बाई थर्मल और फोटोकेमिकल एलिमिनेशन रिएक्शंस की अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई थर्मल और फोटोकेमिकल अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस कि जो थर्मल और फोटोकेमिकल अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उनमें कार्बीन फॉर्म होता है। अब अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे देखिए ये हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ये कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं इस तरीके से, 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ये X और Y ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को जब हम हीट करें मतलब थर्मल, या इस पर लाइट डालें मतलब फोटोकेमिकल, तो जब इसके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको हीट करते हैं, इसके ऊपर लाइट डालते हैं, तो क्या होता है कि इस कार्बन से ये X ग्रुप निकल जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं? कार्बन के पास। और यहाँ से Y ग्रुप भी निकल जाता है, लेकिन Y ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाता है। तो कहने का मतलब एक XY ग्रुप यहाँ से निकल गया, और ये जो कार्बन है इसके पास अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, क्योंकि X ने अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं दिए थे ना, और Y अपने लेके चला गया, तो इस तरीके से ये बन गया। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक ही एटम से दोनों लिविंग ग्रुप निकलते हैं तो उसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये डाइएज़ोमीथेन है, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है और ये बॉन्ड फिर इधर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते हैं, तो ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन पे चला गया और ये वाला बॉन्ड वापस किस पे आ गया? नाइट्रोजन पे। तो इस तरीके से ये कार्बन बनी और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकली। इसके बाद जब कभी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई जाती है बेस के साथ, तो बेस क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, तो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बेस इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गए और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल HCl यहाँ से बाहर निकलता है, मतलब ये वाटर और ये Cl बाहर निकल गए, ये डाइक्लोरोकार्बिन हमारे पास फॉर्म हो गई। तो ये भी अल्फा एलिमिनेशन है। जब किसी भी जेमिनल डाइहेलाइड, ये जेमिनल डाइहेलाइड होता है, जेमिनल डाइहेलाइड मतलब जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, तो ये जेमिनल डाइक्लोराइड है। इसकी रिएक्शन लिथियम से करवाएंगे तो लिथियम क्या करेगा? अपने दो लिथियम दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और ये दूसरे वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो एक ये कार्बीन बनेगी और 2 लिथियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो एक ये तरीका होता है बाई अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन थर्मल भी हो सकती है और फोटोकेमिकल भी। नेक्स्ट है बाई थर्मल और फोटोलिटिक साइक्लो एलिमिनेशन रिएक्शन की कोई साइक्लिक रिंग होती है हमारी, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होती है, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें से साइक्लो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एक कार्बन वहाँ से रिमूव हो जाता है
और वहाँ पे कार्बीन फॉर्म होती है। जैसे हमारे पास ये 3 मेंबर्ड एक रिंग है, 3 मेंबर्ड ये रिंग है, इस तरीके से 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है। इसको जब हम हीट करेंगे या इसके ऊपर लाइट रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, इस साइक्लिक रिंग का एक बॉन्ड इस वाई पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो एक्स वाई यहाँ से निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के वो कार्बन पे आ गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए वाई के पास, तो ये एक्स वाई रिमूव हो गया और ये कार्बन हमारी यहाँ पे फॉर्म हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो क्या होगा, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है हमारी और इस कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए इनके बीच में। तो क्या होगा, ये CH2 तो हमारा कार्बन की फॉर्म में बाहर आ गया और ये 1 और 2 के बीच में ये क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कार्बन का फॉर्मेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में।